हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय सिया राम और सभी को जोहार। आज का जो सेशन है जिसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता दुर्ग चल रहे थे और दुर्ग में हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा था। आज भी जो है हम थोड़ा सा सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद हम है एक दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उस जो दुर्ग का नाम होगा चित्तौड़ दुर्ग होगा। इससे पहले हमारी आज जो मोटिवेशन लाइन है वो क्या है दोस्तों, तो लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने खुद को हौसले को बनाए के रखना है, अपने खुद के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है। इसी आत्मविश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ अपनी मेहनत को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जमकर मेहनत करनी है और अपने माँ बाप के सपने को साकार करके बताना है। जो लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं उनको भी एक दिन ऐसा बताना है कि हम हारे नहीं हैं, हम जीत कर आपके सामने आए हैं। और आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करने का आप क्या है, उनसे बात करने के लिए जमकर मेहनत करनी है आपको। और हमारा जो सेशन है जिसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हमारे जो प्रमुख लोग दुर्ग चढ़ रहे हैं, जिस दुर्ग में हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं और सामान्य परिचय आज भी थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद मैं एक दुर्ग के बारे में बताऊंगा आपको। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और नजरें आपकी होनी चाहिए बोर्ड पर, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हम लोगों ने कल सामान्य परिचय देख लिया था दोस्तों। और आज जो हम क्या करने वाले हैं तो ध्यान रखना, कुछ दुर्ग हैं, उन दुर्गों का जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनेस्को। यूनेस्को नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनेस्को। नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे राजस्थान के कितने दुर्ग हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना 6 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग हैं। और ये 6 दुर्ग हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। कि किसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं? वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। उन 6 दुर्गों को याद रखना दोस्तों। 21 जून 2013 को यूनेस्को की जो कमेटी बैठक हुई नोम्पे कंबोडिया के अंदर, उस कंबोडिया नोम्पे वहां पर हमारे राजस्थान के 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया। इन 6 दुर्गों को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लोगों को वो 6 दुर्ग वो याद हो जाएंगे। तो राजस्थान के कितने दुर्ग हैं दोस्तों, तो 6 दुर्ग हैं। और 6 दुर्गों के लिए हम लोग जो ट्रिक का उपयोग करेंगे वो ट्रिक कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान रखना वो ट्रिक कौन सी हो जाएगी, वो उस ट्रिक का नाम है चीकू। सुबह सुबह चीकू और चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम ये ट्रिक है। ये समझो चीकू गाजर आम, यहाँ पर ये नाम लिया, इसका मतलब खाने का मत सोचना आप लोग, ठीक है। खाने के लिए मुंह में पानी मत लाना। यहाँ पर ओनली पर हम लोगों को दुर्ग याद करने। चीकू का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना, ची का मतलब हो जाएगा हमारा नंबर 1 पर जो दुर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। को से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़। गा से क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 3 पर घाघरों दुर्ग हो जाएगा, घाघरों दुर्ग। ज से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना 4 नंबर पर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और र से हो जाएगा नंबर 5 पर रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग हो जाएगा, रणथंबोर दुर्ग। और र से हो गया रणथंबोर। और 6 नंबर का जो हो जाएगा आ से हो जाएगा हमारा आमेर दुर्ग दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? आमेर दुर्ग। ये जो 6 दुर्ग है
वो 21 जून 2013 को विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर सम्मिलित किए गए राजस्थान के 6 दुर्ग। कब सम्मिलित किए गए सर? तो ध्यान रखना ये 6 दुर्ग है वो सम्मिलित किए गए थे 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को जो बैठक हुई थी दोस्तों, वो बैठक कहां पर हुई थी? तो वो बैठक हुई थी नोमपेह के अंदर। और ये जो नोमपेह कहां पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान रखना आप लोग, ये कंबोडिया के अंदर पड़ता है। कंबोडिया इस देश में स्थित है ये जगह, और यहाँ पर बैठक होती है। और इस बैठक में हमारे 6 दुर्ग सम्मिलित किए गए। चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ के अंदर ही पड़ेगा दोस्तों। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर पड़ेगा? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो दोस्तों राजसमंद के अंदर पड़ेगा। राजसमंद के अंदर पड़ेगा। और जो घाघरों दुर्ग है दोस्तों, वो घाघरों दुर्ग हमारे जिला आ जाएगा झालावाड़ के अंदर पड़ेगा। ये जो घाघरों दुर्ग वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। और देखा जाए तो ये रणथंभौर जो दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर के अंदर ही हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर ही हो जाएगा। और रणथंभौर दुर्ग हमारे दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर आ जाएगा। सवाई माधोपुर के अंदर आ जाएगा। आमेर दुर्ग दोस्तों नए जिलों के अकॉर्डिंग ध्यान रखना आप मेरे दोस्तों कहां पर हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये आमेर दुर्ग हो जाएगा जयपुर ग्रामीण के अंदर। जयपुर ग्रामीण के अंदर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए जयपुर ग्रामीण और नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए जयपुर ग्रामीण, पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए ये जो आ जाएगा आमेर दुर्ग हमारे जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 दुर्ग थे वो किसके अंदर सम्मिलित है? विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित किए गए। इसके बाद ये याद रखना, हम राजस्थान की स्थापत्य कला विरासत वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो विरासत या स्थापत्य कला का हमारा जो जनक है वो जनक कौन सा, ये याद रखना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जनक स्थापत्य राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक, स्थापत्य कला के जो जनक है वो जनक कौन से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जनक हो जाएंगे हमारे, वो जनक कौन से हो जाएंगे? तो वो जो जनक है वो राणा कुंभा या महाराणा कुंभा जनक कौन से हो जाएंगे? हमारे महाराणा कुंभा। दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा है 1433 से लेकर 1468 तक इनका क्या रहा है दोस्तों? तो कार्यकाल रहा है 1433 से लेकर 1438 तक जो इनका 68 तक इनका कार्यकाल रहा है। इस 68 वाले 33 से लेकर 68 वाला जो कार्यकाल रहा है ना, इस कार्य को हम कहते हैं राजस्थान का स्वर्णकाल भी कहते हैं दोस्तों। और इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक कहा जाता है। अब देखो दोस्तों कि एक व्यक्ति का नाम आता है शामल दास। और शामल दास ददवाड़िया ने क्या किया? इन्होंने ग्रंथ लिखा दोस्तों। ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर विनोद इनका क्या हो जाएगा? ये ग्रंथ हो जाएगा। और इस ग्रंथ के अंदर, वीर विनोद ग्रंथ के अंदर शामलदास दत्तवाड़िया ने क्या क्या, ध्यान रखना, कितने दुर्गों का जिक्र किया गया है? राजस्थान के 84 दुर्गों का जिक्र किया गया। कितने दुर्गों के जिक्र किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना 84 दुर्गों का जिक्र किया गया है। अब सर इनका 84 दुर्गों का जिक्र भले किया गया, लेकिन हमारा क्या काम है? तो हमारा ये काम है दोस्तों कि 84 में से जो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारे करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। हो जाएगा यार। शामल दास दत्तवाड़िया ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। और वीर विनोद ग्रंथ में 84 दुर्गों का जिक्र किया गया है।
और 84 में से जो 32 दुर्ग का निर्माण करवाया गया वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इनका जो मेवाड़ के इतिहास में जो कार्यकाल रहा था 1433 से लेकर 1438 तक, सॉरी 68 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगर दोस्तों आपको ये पूछा जाए कि भारत में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाएगा, ध्यान रखना, भारत में किसको कहा जाएगा दोस्तों, तो भारत में जिस व्यक्ति का नाम आता है, भारत में स्थापत्य कला का जनक वो है हमारा जिसने ताजमहल बनवाया, उसका जो नाम है शाहजहां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, शाहजहां को कहा जाता है, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत में स्थापत्य कला का जनक। मतलब ये समझो कि भारत में स्थापत्य से संबंधित जो भी चीजें होंगी, अधिकतर जिस व्यक्ति ने निर्माण करवाई होगी, सर्वाधिक जिस व्यक्ति ने निर्माण करवाया होगा, उसी व्यक्ति को हम स्थापत्य कला का जनक मानेंगे। ये बात एक आप लोग क्लियर रखना। इसके बाद देखा जाए तो ये जो तो हमारा सामान्य परिचय था, यहाँ पर हो जाता कंप्लीट। इसके बाद हम एक दुर्ग के बारे में और देखेंगे। उस दुर्ग का नाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक बार मैं मिटा भी देता हूं और एक बार ये समझ लेना, 21 जून 2013 को बैठक हुई नोम्पे कंबोडिया के अंदर, और हम लोगों ने ये देखा कि इस बैठक के अंदर राजस्थान के 6 दुर्ग सम्मिलित किए गए, जो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके बाद हम विरासत एवं स्थापत्य कला आर्ट एंड कल्चर पढ़े, जिसमें हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जो महल वगैरह, बावड़ी वगैरह, तालाब वगैरह जो बनवाएगी, उसका जनक कौन सा है, तो महाराणा कुंभा। भारत के अंदर कौन सा दोस्तों, तो वो हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। यहां तक ठीक होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखा जाए तो हमारा एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़ हो जाएगा। कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा माना जाता है। एक बार हम क्या करते हैं, चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित छोटी छोटी बातें पहले लिख देते हैं। इसके बाद देखा जाए चित्तौड़ के अंदर कितने शाखा हुए वो देखेंगे, चित्तौड़ की क्या विशेषता ये भी देखेंगे। इससे पहले देखा जाए इस चित्तौड़ का जो निर्माण करवाया गया था वो देखना पड़ेगा, और चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण, सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था मौर्य शासक का नाम मिलता है दोस्तों, और मौर्य शासक का जो नाम था वो क्या नाम था, ध्यान रखना, मौर्य शासक जिसका नाम था चित्रांगन, चित्रांग या चित्रांगन, चित्रांगन। अगर आपको एग्जाम में दो शब्द मिल जाए, चित्रांग भी मिल जाए और चित्रांगन भी मिल जाए, दोनों करेक्ट माने गए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज वगैरह होने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या था, ध्यान रखना, ये मौर्य शासक था। कौन सा शासक था दोस्तों, मौर्य शासक था, या मौर्य शासक था, मौर्य राजवंश का शासक था, जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखा जाए दोस्तों कि इसी शासक ने इस दुर्ग का निर्माण जो किस समय में करवाया सर, तो वो समय हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में हमारे चित्तौड़ दुर्ग का क्या हो गया दोस्तों, तो निर्माण करवाया गया। और मैंने ये भी कहा था, कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा है, तो भट्टे दुर्ग है। और राजस्थान का सबसे दूसरा जो प्राचीन दुर्ग है वो हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चित्तौड़ हो जाएगा। ये जो निर्माण करवाया गया था चित्रांगन या मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये जो हमको उल्लेख मिलता है, इसका जो वर्णन मिलता है, वो वर्णन किसके अंदर मिलता है, तो वो दोस्तों वर्णन मिलेगा वीर विनोद ग्रंथ के अंदर, वीर विनोद ग्रंथ के अंदर। अब ये दोस्तों ये वीर विनोद जो ग्रंथ लिखा गया है वो कब लिखा गया है, और सॉरी वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शामल दास ददवाड़िया के अंदर के द्वारा लिखा गया। ये हम लोगों ने देख लिया। आगे जब देखा जाए कि इस दुर्ग का निर्माण तो करवा दे चित्रांगन या चित्रांगन, इस दुर्ग का दोस्तों पुनः
किसके द्वारा करवाया गया? पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। इस दुर्ग का जो पुनः निर्माण करवाया गया उसका करवाया किसके द्वारा? तो महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया दोस्तों? तो पुनः निर्माण करवाया गया। या इसी को कहा जाता है चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता कहा जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाएगा महाराणा कुंभा। अब देखा जाए दोस्तों कि इस दुर्ग का जब निर्माण करवाया गया क्या उस समय चित्तौड़ ही नाम था? ना दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। चित्तौड़ कहां था उस समय कि इसका जो प्रारंभिक नाम था वो प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो प्रारंभिक नाम चित्रकूट, चित्रकूट। इसका जो प्रारंभिक नाम था दोस्तों वो था चित्रकूट, चित्रकूट। इसका जो प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना चित्रकूट। अब आप सोचोगे सर चित्रकूट ना चित्तौड़ कैसे हुआ? अभ्रंश होके चित्रकूट 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 करते हुए लोग थक गए थे, तो लोगों ने चित्रकूट करते 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 इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ हो गया। क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। चित्रकूट चित्रकूट करते हुए, चित्रकूट बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था, तो इस दुर्ग का नाम बाद में अभ्रंश होकर क्या पड़ गया? तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ पड़ गया। क्या पड़ गया? चित्तौड़। आप सोच रहे होंगे सर अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश क्या है? तो अपभ्रंश ये शब्द है कि एक शब्द का उपयोग करते करते आने वाले समय में उस शब्द का रूप परिवर्तित हो जाए, रूप परिवर्तित हो जाए, उस दुर्ग को हम, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? अपभ्रंश शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो यहां तक। अब देखा जाए इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया वो किस पहाड़ी या पठार पे किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया है वो मेसा पठार पर किया गया है, मेसा पठार पर किया गया है। और कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना 616 मीटर की ऊंचाई पर है, 616 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। इस दुर्ग की मेसा पठार पर स्थित है। और इस दुर्ग की सर आकृति बताओ, हमें तो आकृति भी जाननी है। तो दोस्तों ये देखो जो इस दुर्ग की जो आकृति या आकार कैसा है, तो ध्यान रखना व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान, मछली के समान चित्तौड़ दुर्ग की क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। व्हेल मछली होती है उसके समान चित्तौड़ दुर्ग की क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। अब देखा जाए दोस्तों तो इस दुर्ग की जो परिधि है वो परिधि कितनी है? परिधि कितनी है? तो परिधि जो हो जाएगी वो 13 किलोमीटर। अब आप सोचोगे सर परिधि क्या होता है? परिधि ये होता है कि इस दुर्ग के चारों ओर जो विशाल परकोटा है इसको हम क्या कहेंगे? परिधि। पारिद दुर्ग हम लोगों ने पढ़ा था उसी समय, उस मैंने बताया था कि जो चारों ओर की मतलब परिधि होती है उसको हम क्या कहेंगे? जो चारों ओर का आवरण होता है उसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। मतलब इस दुर्ग के चारों ओर जो विशाल परकोटा बना है ना इसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। जहां से बना वहां तक लेकर हम नापेंगे तो उसकी जो किलोमीटर की जो, ये देखो इस तरह का ये दुर्ग है, इस तरह का ये दुर्ग है। अब यहां से लेकर इस दुर्ग का क्या बना हुआ है? ध्यान रखना परकोटा बना हुआ है। और यहां से लेकर यहां तक जो, यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहेंगे परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए इस दुर्ग का, इस दुर्ग, ये दुर्ग ऐसे पूरा बना हुआ है तो इस दुर्ग का पूरा क्षेत्रफल कितना है? पूरा मिलाकर टोटल जमीन जोड़ेंगे, जमीन जोड़कर हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आप घुसोगे और चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित जितनी भी जमीन होंगी उसको वो क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 28 किलोमीटर। हमारे जो 28 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना इस दुर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। आप सोचोगे कि सर हमें तो ये भी बताओ कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो लंबाई है दोस्तों वो इस दुर्ग की 8 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो चौड़ाई कितनी है? तो वो चौड़ाई हो जाएगी 2 किलोमीटर हो जाएगी। इस दुर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई दोनों याद रखना, 2 किलोमीटर तो चौड़ाई है और 8 किलोमीटर लंबाई। टोटल जो क्षेत्रफल है, इधर देखो ये मैंने समझा कि माना कि एक दुर्ग बनाया है
इस दुर्ग की यहां से लेकर यहां तक जो है क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना परिधि कितने किलोमीटर, कितनी है 13 किलोमीटर। और इस दुर्ग के अंदर जो भी मतलब जो ये जो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर जितनी भी जमीन है उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। कितना है तो ध्यान रखना दोस्तों 28 किलोमीटर है। इसके बाद लंबाई, ये जो हमारी क्या हो जाएगी, दुर्ग की लंबाई हो जाएगी। और ये जो लंबाई है वो कितनी है तो ध्यान रखना दोस्तों, लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 किलोमीटर। और ये हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई जो हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना दोस्तों 2 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद देखा जाए ये वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, इस तरह का ये देखो इस तरह का ये पठार है, और इस पठार से ये इस पठार पर स्थित है, उस पठार का नाम है मेसा का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा दोस्तों, मेसा पठार। और इस मेसा पठार पर हमारा जो दुर्ग स्थित है वो कौन सा स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो यहाँ मेसा पठार नीचे से लेकर ऊपर तक जो कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 616 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद देखा जाए मेरे दोस्तों तो सर इस दुर्ग को खूब सारे उपनाम से जाना जाता है। हम लोगों ने भी सुना है, आप लोगों ने एकदम करेक्ट सुना है, जो सुना है वो सही सुना है। अब देखो कि इस दुर्ग को किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो उपनाम जो हो जाएंगे वो कौन से उपनाम हो जाएंगे, यहां पर हम एक एक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। एक जो उपनाम है दक्षिणी पूर्वी द्वार, दक्षिणी पूर्वी द्वार, ये जो उपनाम है वो किसका है, हमारा चित्तौड़गढ़। इसी चित्तौड़गढ़ को हम कहते हैं सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है। इसी दुर्ग को कहा जाता है दुर्गों का दुर्ग या दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसी दुर्गों को कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर। इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना राजस्थान का गौरव। एक बात याद रखना, राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव दुर्ग चित्तौड़ को भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। राजस्थान का गौरव बाजरा को भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये इसके क्या हो जाएंगे उपनाम। दुर्गों का सिरमौर, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, दक्षिणी पूर्वी द्वार, और दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित, दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित। इसीलिए इसका क्या है तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक सामरिक महत्व है हमारे इस दुर्ग का। ये हमारे किसके बारे में उपनाम है, वो हो जाएंगे हमारे चित्तौड़ दुर्ग। एक उपनाम और याद रखना है इस दुर्ग को, और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखना इस दुर्ग को कहा जाता है चित्रकूट कहा जाता है। चित्रकूट कहा जाता है। ये जो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में है, और भी हम आगे जाते हैं क्या क्या है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, तो देखा करो। ये जो है ये वाली चीजें उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक जो कहानी इस दुर्ग में और क्या बात है तो ध्यान रखना, इस जो दुर्ग के अंदर इस दुर्ग के अंदर एक कहावत क्या है, जो कहावत कहा गई किसके द्वारा कही गई सर, तो बताए हमें अबुल फजल जहां पर भी जाता है वहां पर कहता है कुछ न कुछ कहकर आता था। अब चित्तौड़ के लिए क्या कही गई है कहावत दोस्तों, तो इसके लिए कहा गई है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ेया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पिदिया, पाल तो भोपाल बाकी सब तलैया। ये लाइन आज आपने सुनी होगी पूरी। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ेया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पिदिया, पाल तो भोपाल बाकी सब तलैया। ये जो कहावत पूरी है वो किसकी है तो अबुल फजल की है। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसके लिए कहा गया है तो वो चित्तौड़ दुर्ग के लिए कहा गया।
चित्तौड़ दुर्ग के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है और इस दुर्ग में सर्वाधिक महल बने हुए हैं और यह दुर्ग राजस्थान के सभी दुर्गों में से सबसे बड़ा इसलिए कहा गया। तो क्या कहा गया है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। गड़ैया ये हमारे किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया दोस्तों वो चित्तौड़ के लिए कहा गया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, ये हमारे चित्तौड़ के लिए कहा गया। अब देखा जाए इस चित्तौड़गढ़ के अंदर और क्या है सर, तो और देखा जाए तो यहां पर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है, सर्वाधिक शाखों। अब सर हमें यह भी बताओ कि सर्वाधिक शाखे कौन कौन से हुए? तो जो मेन शाखे वो मैं बता देता हूं, सर्वाधिक 3-4 हुए हैं। शाखों का सर्वाधिक जो शाखों वाला दुर्ग है वो कौन सा है? तो वो हमारा चित्तौड़ हो जाएगा। अब देखा जाए दोस्तों तो राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ है वो राजस्थान का प्रथम शाखा कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम प्रथम शाखा वो जो प्रथम शाखा हुआ है वो हमारे रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ है। अब इस चैनल पर जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो पता हो, पुराने बच्चे और जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको पता होगा, लेकिन कोई नया है और एकदम फ्रेश है ये समझो और 12वीं के बाद क्लास देख रहा है तो आप देखना कि शाखा क्या होता है दोस्तों। शाखा वो होता है, इस क्लास का उद्देश्य ये है कि सभी का डाउट क्लियर करना और सभी को जीरो से पढ़ाना। यूं तो मैं भी पढ़ा सकता हूं सभी की तरह, लेकिन मेरी जो इच्छा है कि मैं जीरो से पढ़ाऊं और किसी बच्चे का डाउट क्लियर है वो पूरा डाउट क्लियर कर पाऊं। शाखा का मतलब होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, शाखा कब होता है? एक तो केसरिया भी नाम सुना होगा और एक का नाम सुना होगा जौहर। जब कोई बाहरी आक्रमणकारी दुर्ग को घेर लेता है तब दुर्ग, जब वहां के सैनिक होते उस दुर्ग के, वो जीत की उम्मीद नहीं रखते हुए रणभूमि में अपने सिर पर केसरिया रंग का कपड़ा बांधकर वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों केसरिया कहा जाता है, क्योंकि सिर पर कैसा कपड़ा बांधते हैं तो केसरिया। जौहर किसको कहा जाएगा सर? तो जौहर उसको कहा जाएगा कि जब अपने खुद के सतीत्व की रक्षा के लिए रानियां क्या करती थी? अग्निकुंड तैयार करती थी और उस अग्निकुंड के अंदर अपने बाकी जो जीवन वो नहीं जीना चाहती थी और अपने पति वीर गति प्राप्त हो जाते थे जब रणभूमि में, तब सभी रानियां क्या करती थी? तो ध्यान रखना, जौहर करती थी, अग्नि की पूजा करती थी। अग्नि की पूजा करने के बाद सभी रानियां अपने खुद की सतीत्व की रक्षा करने के लिए उस अग्नि के अंदर कूद जाती थी और वो कहलाता था जौहर। अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता था तो इसको हम कहते थे शाखा कहते थे। माना कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ दोस्तों, वो प्रथम शाखा कहां पर हुआ है? तो वो प्रथम शाखा हुआ है रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर दुर्ग। ये जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर है? सवाई माधोपुर। समा में लिख देता हूं सवाई माधोपुर। उस समय सर शाखा कौन सा, शासक कौन था? तो ध्यान रखना, उस समय जो शासक था वो था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। उस समय रानी कौन थी? हमीरदेव की जो रानी थी उस रानी का नाम था रंग देवी। रंग देवी। और रंग देवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देव। देवल देव। समय कौन सा है? तो समय जो है 1301। 1301 में क्या माना गया? समय माना गया। और उस समय आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों उस समय जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी, उसका नाम हो जाएगा AK-47। सर क्या बंदूक पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, बंदूक नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। AK-47 याद करने के लिए ओनली फॉर। AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
उस समय ये क्या था, आक्रमणकारी था, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। AK-47 कहा जाता है इसको शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट में। अब देखा जाए समय 1301 और रानी रंगदेवी और पुत्री देवलदेव, शासक था हमीरदेव चौहान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमीरदेव चौहान हो जाएगा। सर ये पहला शाखा था अग्नि जोहर था या जल जोहर था? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो शाखा माना जाता है, पद्मा तालाब आता है यहाँ पर, पद्मा तालाब का नाम आता है, और ये शाखा माना जाता है वो राजस्थान का जल जोहर माना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा जो कैसा था दोस्तों, तो वो था जल जोहर था हमारा, और ये रणथंभौर में गठित होता है राजस्थान का पहला शाखा। सर और भी शाखे हुए, और भी हुए। देखो हमारे जो प्रथम शाखा देख लिया, और दूसरा मतलब हमारे जो पढ़ने किस कौन से वाले हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो पढ़ने वाले हमारे चित्तौड़ में। चित्तौड़ में हमारे कितने शाखे हुए दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको 3 शाखे। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए दोस्तों, तो वो हुए थे चित्तौड़ के अंदर 3। कितने शाखे हुए, 3। प्रथम जो शाखा हुआ चित्तौड़ का, प्रथम जो शाखा हुआ वो हुआ था, एक तो हम लिखेंगे समय, उस समय एक हम लिखेंगे शासक, और एक हम लिखेंगे रानी, और एक हम लिखेंगे आक्रमणकारी। आक्रमणकारी ये हमारा शाखा क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब देखो शाखा जब भी पढ़ो तो ये 3-4 स्टेप लेकर पढ़ना। देखो उस समय जो समय था वो समय क्या था, 1303, 1301, 1303। शासक कौन था हमारा चित्तौड़ का उस समय, वो था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह शासक कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखना रावल रतन सिंह था, रावल रतन सिंह। रानी कौन थी, रानी थी हमारे उस समय पद्मिनी थी, पद्मिनी। और आक्रमणकारी कौन था, तो दोस्तों यहां पर भी कौन सा, AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आप सोचोगे सभी जगह यही आता है, तो ये ऐसा बंदा था कि जहां जाओ वहां लुगाइयों को देता था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये चित्तौड़ का पहला शाखा माना जाता है दोस्तों, और राजस्थान का दूसरा शाखा माना जाता है। इसके बाद देखा जाए ये हमारे हो गई प्रथम शाखा। प्रथम शाखा के बाद अब हो जाएगा हमारा चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। ये मिटा देता हूं यहां पर मैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा द्वितीय शाखा। इसके बाद हो जाएगा हमारा द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा जो होता है वो होता है समय लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें। इसके बाद शासक लिखना पड़ेगा, शासक के बाद लिखना पड़ेगा रानी, और इसके बाद लिखना पड़ेगा आक्रमणकारी। आक्रमणकारी समय था उस समय 1537-38 सॉरी 1534-35, 1534-35। ठीक है दोस्तों। शासक था उस समय बाज बहादुर। बाज बहादुर, ये जो बाज बहादुर था वो गुजरात का था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना गुजरात का था। रानी कौन सी थी दोस्तों, तो ध्यान रखना रानी उस समय मतलब उस समय जो शासक था, और सॉरी उस समय जो शासक था वो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की जो माता थी जिसका नाम था, माता का नाम लिख देते हैं, माता का नाम था कर्मावती। कर्मावती, इसी को कहा जाता है कर्णावती, कर्णावती। और आक्रमणकारी था वो बाज बहादुर था दोस्तों, बाज बहादुर, बाज बहादुर। ये कहां का था, तो ये था हमारा गुजरात का था। ये चित्तौड़ के अंदर 2 शाखे कंप्लीट होते हैं। और तीसरा जो शाखा है दोस्तों, वो तीसरा शाखा कौन सा है, तो तीसरा शाखा हो जाएगा हमारा उदय सिंह के समय। उस समय जो शासक था वो याद रखना पड़ेगा। और एक बात और ये ध्यान रखना यहाँ पर, उस समय जो केसरिया है वो विक्रमादित्य ने नहीं किया था। उस समय जो केसरिया है वो केसरिया किसके द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों, ये तो ध्यान रखना, यहाँ पर किया था बाघ सिंह के द्वारा। और बाघ सिंह कहाँ था, कहाँ का था, तो बाघ सिंह था
देवलिया प्रतापगढ़ का, देवलिया प्रतापगढ़ का था, देवलिया प्रतापगढ़ का था। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था। और माता विक्रमादित्य की माता के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर हुआ था। ठीक है, ये जौहर इनके द्वारा किया गया और केसरिया इनके द्वारा किया गया। शासक था उस समय केसरिया इनके द्वारा किया गया। इसके बाद जो हमारा होता है तीसरा शाखा होता है, और तीसरा शाखा मैं यहां पर लिख देता हूं, तीसरा शाखा, तीसरा शाखा। तीसरा शाखा उस समय हमारा जो शासक था उसका नाम था, समय लिखेंगे सबसे पहले, समय था 1567-68, और शासक था उस समय उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह। और यहां पर बोर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना शासक के बाद हो जाएगा जौहर किसके द्वारा किया गया, तो जो जौहर किया गया था वो जौहर किया गया था होलकवर के द्वारा। यहां पर भी ध्यान रखना है कि यहां पर केसरिया क्या महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया, नहीं दोस्तों, महाराणा उदय सिंह के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो केसरिया था ना, वो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखना, फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ। और कौन था दोस्तों, इसकी पत्नी थी कौन, होलकवर इसकी क्या थी दोस्तों, तो ध्यान रखना पत्नी थी। और देखा जाए और कौन थे, जयमल थे, जयमल मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया के बाद कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखना, 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ थे, हमारे कल्लाजी राठौड़। ये हमारे क्या थे, चित्तौड़ के अंदर शाखे थे, जो कितने शाखे थे, 3 शाखे होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वाधिक दुर्ग वाला शाखा, दुर्ग। ये जो तीनों शाखे बताए गए चित्तौड़ के अंदर वाले, राजस्थान का प्रथम जो शाखा होता है रणथंभौर के अंदर, वो भी बता दिया मैंने। और अगले हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, कब मिलेंगे, तो कल मिलते हैं। कल हम चित्तौड़ दुर्ग को समाप्त कर देंगे, जिसमें विजय स्तंभ भी होगा, जैन कीर्ति स्तंभ भी होगा, और यहाँ पर कौन कौन सी हवेलियां हैं, कौन कौन से जलाशय हैं, कौन कौन से कुंड है, कौन कौन सी छत्रियां हैं, पूरा निपटाने वाले हैं कल। और आज का सेशन यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना और लाइक जरूर करना। सभी को जय हिंद और थैंक यू।